और खबरों की शुरुआत करेंगे आम आदमी से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, मरकजी हुकूमत ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। 50 रुपए के इजाफे के साथ दिल्ली में 14.5 किलो सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गई है। नई कीमत आज से लागू होगी। इससे पहले 1 मई को 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 110 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2355 रुपए 50 पैसे हो गई है। एक जानिब जहां अवाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ तले पहले ही परेशान है, दूसरी तरफ पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे से अवाम की जेब पर माली बोझ मजीद बढ़ गया है। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के हिसाब से जो है महंगाई एकदम से बढ़ती जा रही है। हर चीज़ का दाम जो है एकदम बढ़ ही जा रहा है। कुछ भी चीज़ें कम तो होने को है नहीं है। हर चीज़ बजट से जो है नॉर्मल लोगों की लाइफ से वो एकदम बढ़ रही है, तो मुश्किल तो है ही है। देखिए, इफेक्ट तो बहुत पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके महंगाई चल रही है उस तरीके इनकम कम है, और इनकम कम होने से हमें सिलेंडर भी महंगा लग रहा है, सीएनजी महंगी है, हर तरीके राशन महंगा है। कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, सब एक जैसे नहीं है। किसी की आमदनी कम है, किसी की ज्यादा है, और हम तो पेंशन वाले हैं, हमें बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे लिए इसलिए मुश्किल है। बच्चे आजकल अपना कमाते अपना खाते हैं। हमें एक्चुअली इसका बहुत इफेक्ट पड़ा है। मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, और अब तो मेरा बच्चा भी स्कूल जाने लग गया है, तो उसकी मंथली फीस भी जा रही है, और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अब आगे खर्चा हैंडल कर पाऊंगी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस चीज से। हाँ भैया, कैसे करेंगे बताओ? गरीब आदमी क्या करे? साग सब्जी भी बहुत महंगी कर रखी है, क्या खाना है और क्या जोड़े हैं बताओ? जी, मेंटेन तो हो नहीं पा रहा। हर महीने 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। पहले 850 था, 900 हुआ, 950 हुआ, अब पूरे 1000 रुपए का हो गया है। अब ये बताइए किचन में खाना कैसे बनाए? अभी तो ये तो पता नहीं कैसे मेंटेन होगा, लेकिन हर चीज पे महंगाई है। सब्जी पे महंगाई है, सिलेंडर पे महंगाई है, फीस पे महंगाई है, पता नहीं क्या होगा। देखे क्या वही है, मतलब जेब में आमदनी कम है, जो खर्चा ही खर्चा है, क्या करें, भूखे मरेंगे। ये तो आम पब्लिक के जेब पे मार है सीधे, क्योंकि कमाई का जरिया तो बढ़ता नहीं है, महंगाई का जरिया बढ़ता जा रहा है। सब खाने का आइटम जैसे रोजमर्रा की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली कैसे उसको भरपाई करेगा? और ऊपर से नहले पे दहला ये मारा कि गैस का सिलेंडर भी बढ़ा दिया, तो इस पर थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। नींबू जो है 10 रुपए का एक मिल रहा है, कोई नींबू कैसे खाएगा, मतलब पिएगा? तो ये सब थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं, जिस पर ध्यान रखना चाहिए, अमल करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं एलपीजी के जो दाम बढ़े हैं, उससे आने वाले दिनों में किचन का ही बोझ बढ़ जाएगा। खाना आपकी थाली का महंगा हो जाएगा, हर चीज़ों के रेट ऊपर जाने वाले हैं। नेचुरली मीडियम क्लास जो है उसके लिए तो 50 रुपये बहुत वैल्यू रखता है सर। अब आप देख लीजिए, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। 1000 रुपये का सिलेंडर लेने के लिए आदमी को अपनी जेब पे कितना बोझ पड़ेगा, ये आप सोच ही सकते हैं। तो देखी जाए, सिलेंडर की भी देखी जाए, राशन की भी देखी जाए, क्या करें गरीब आदमी है, काम कोई है नहीं ऐसा धंधा। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। पहले 500 रुपये महीना के दाल भी दे रहे हैं, अब का तो कुछ भी ना दे रहे। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, और उसके लिए केंद्र सरकार खुद दोषी है, चाहे पेट्रोल डीजल हो, और अब एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी, उसके भी 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए हैं, और उस तरह से 1000 रुपया प्रति सिलेंडर अब दाम हो गया सरकारी तौर पर, जो सरकार ने फिक्स किया है। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि अब पैसा, इनकम तो बढ़ नहीं रही है और खर्चे ऐड होते जा रहे हैं, तो किस तरह से गृहस्थी चलेगी? जो खास तौर से जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न वर्ग है इकोनॉमिक दृष्टि से, वो कहाँ जाएंगे, कैसे अब उनकी पूर्ति होगी? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार को करना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो तो करना दूर रहा, उल्टा महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उसका उदाहरण आज डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने हैं। देखो, इस देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, लेकिन देश का एक भी प्रमुख नेता
सत्ताधारी पार्टी का ना प्रधानमंत्री महंगाई पर बोल रहे, ना इस देश की वित्त मंत्री महंगाई पर बोल रहे, ना महाराष्ट्र के कोई प्रमुख बीजेपी के नेता बोल रहे, ना देश के नेता बोल रहे। उनके मुद्दे कोई अलग ही है। पंजाब के पुलिस क्या कर रहे, महाराष्ट्र के पुलिस क्या कर रहे हैं। अरे भाई महंगाई पर बोलो। आज सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, उसका पर बात करिए। यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है ना, वो दोनों देश देख लेंगे, उसका पर आपको बात करने की जरूरत नहीं है। और गैस की बढ़ती कीमत, साथ ही बढ़ती महंगाई के मामले में कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने बाकायदा सिलेंडर को हार पहनाया, अगरबत्ती दिखाई। बोझ न डालें, सब्सिडी दी। 2012-13 में एलपीजी पर कांग्रेस सरकार जो सब्सिडी देती थी वो थी 39,558 करोड़ रुपए की। 2013-14 में कांग्रेस सरकार जाने से पहले का आंकड़ा है, 46,458 करोड़ की सब्सिडी दी थी। अब मोदी सरकार आई, आते ही बड़े बड़े नारे दिए, गिव अप योर सब्सिडी, पूरे विश्व में डंका बजाया अपना कि साहब हमने देखिए इतनी बड़ा एक आह्वान किया और लोग मान रहे हैं हमारी बात। 2015-16 में वो सब्सिडी जो हम छोड़ के गए थे 46,458 करोड़ की, वो घटाकर 18 करोड़ कर दी। और 2016-17 में वो जीरो कर दी, 0। अब हम मार्च से लेकर अब तक 37 दिन हो गए इस वित्तीय वर्ष की, अभी तक आपको अंडर रिकवरी और सब्सिडी के आंकड़े नहीं दिखे होंगे, जारी नहीं किए, क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। और लगातार आप वजन, बोझ मिडिल क्लास के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर डाले चले जा रहे हैं। आप निरंतर पेट्रोल डीजल तो हम बताते ही रहते हैं आपको, निरंतर आप अब रसोई गैस में भी डाका डालने लग गए। हमारी यह मांग है कि 2014 में जो सिलेंडर 414 रुपए का, आज वो 999 रुपए 50 पैसे का आपने कर दिया, 585 रुपए 50 पैसे का आपने इसमें बढ़ोतरी की है पिछले 7 साल। कृपा करके जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया उसको कुछ राहत दीजिए और ये रोल बैक कीजिए। 2014 के स्तर पर आप लाने की स्थिति में हैं, आप लाइए। और जुनूबी दिल्ली में एमसीडी की इंहदामी कार्रवाई के खिलाफ सीपीएम ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने अदालत से तजावुजात के खिलाफ इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि जुनूबी दिल्ली में एमसीडी की जानिब से तजावुजात के खिलाफ पहले मरहले की इंहदामी कार्रवाई 4 मई से शुरू की गई है। हालांकि शेड्यूल के मुताबिक एमसीडी की कार्रवाई गुज़िश्ता दिनों शाहीन बाग में नहीं हो सकी, क्योंकि उसे मतलूबा पुलिस फोर्स दस्तयाब नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से तयशुदा प्रोग्राम को मौखर कर दिया गया। सीपीआई की अर्ज़दाश्त में कहा गया कि आइंदा हफ्ते शाहीन बाग समेत दीगर मुकामात पर इंहदामी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त अदालत से की है। खबर कानपुर से है। कानपुर में समाजी तंजीम ऑल इंडिया सुन्नी उलमाए काउंसिल के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि कानपुर में सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लिहाजा इसके लिए तंजीम एक बाकायदा मुहिम चलाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा शहर के 300 अफराद की टीम बनाकर मस्जिद में बाकायदा सर्वे कराया जाएगा। जहां जुमे के दिन मस्जिद में जगह खाली होगी, वहां सड़कों पर नमाजियों से मस्जिद जाने की अपील की जाएगी। इस पूरे मामले पर कौमी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल हाजी मोहम्मद सलीस ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी मोहम्मद सलीस हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। दरअसल जो
नमाजें सड़क पर होती हैं, उसके लिए एक इन्होंने मुहिम शुरू की है, जिसके तहत ये मस्जिदों के सर्वे कराएंगे। आइए जानते हैं क्या ये मुहिम है, किस तरह से इन्होंने इसका खाका तैयार किया है। सली साहब, किस तरह से ये मुहिम शुरू करेंगे, कैसे टीम बनाएंगे, क्या पूरी प्रक्रिया है? सबसे पहले उन इलाकों में जहाँ मिली जुली आबादियाँ हैं, वहाँ पर जो मसाजिद हैं उनमें कितनी कैपेसिटी है और कितने लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। अगर वो जितनी कैपेसिटी मस्जिद के अंदर है उतने लोग या उससे कम लोग आते हैं, तो उनसे हमारी पहला यही रिक्वेस्ट होगी कमेटी से और आइमा मसाजिद से कि आप उन तमाम मुसल्लियान को मस्जिद के अंदर ही नमाज़ पढ़ें, क्योंकि मस्जिद के बाहर उस वक्त पढ़नी चाहिए जब पूरी मस्जिद फुल हो, अंदर जगह ना हो, क्योंकि गुज़रगाह पर किसी को तकलीफ़ हो, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है। हम इबादत इसलिए करते हैं कि अल्लाह के बंदों को कोई तकलीफ़ हमसे ना पहुँचे। सली साहब, एक चीज़ और कि जिस तरह से टीमें आप तैयार करेंगे, कैसे वो टीमें जाएंगी, दूसरी चीज़ ये कि अभी ईद की नमाज पर ये निर्देश जारी किए गए थे कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, क्या उसको लेकर के कुछ आपके जहन में आया या कुछ? नहीं, देखिए, ईद का त्यौहार तो साल में एक होता है, उस पर प्रशासन ने खड़े होकर के ईदगाह में भी और तमाम जगहों पर नमाज सड़कों पर कराई, क्योंकि वो एक दिन खास त्यौहार होता है। उस त्यौहार में अब कुछ हमारे ही लोगों ने बेवजह की बातें करके एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह किया कि हम 2 बार ईदगाह में नमाज करा देंगे, लेकिन ईदगाह कमेटी ने उनको फटकार लगाई कि आपने कैसे कह दिया 2 नमाजें नहीं हो सकती हैं ईदगाह में, समझे। तो वो प्रशासन का इसमें कसूर कम हैगा, हमारे उन लोगों का। तो हम उन लोगों के बारे में भी आवाम को सचेत करेंगे कि उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि उन्होंने पहले पोर्टल पर और व्हाट्सएप पे ये चलाया कि मैं 2 बार आप लोग साबिका की तरह नमाज होगी। उलमा और मुफ्तियान इकराम और कादियान शहर की एक मीटिंग भी तलब की है। उस मीटिंग में बाकायदा हर इलाके में इस पर हमारा जोर होगा। हम हैंडबिल भी लाएंगे कि लोगों के अंदर भी अवेयरनेस हो कि उन इलाकों में जहाँ से आम लोगों का गुजर बसर होता हैगा, वहाँ पर तो बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। भले आप अपनी गंजान आबादियों के अंदर जहाँ सिर्फ मुस्लिम आबाद हैं, वहाँ पर अगर कोई मस्जिदें हैं छोटी हैं, तो वहाँ अगर आप बाहर भी पढ़ लेंगे तो इससे किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरी बात, हम आपके चैनल से ये भी कहना चाहते हैं, दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाएँ, ये ऐसा इस्लाम का संदेश और इस्लाम का जो है ज़ाब्ता नहीं है। इस्लाम ने इस पर मना फरमाया। तो जिस तरह से आपने देखा कि सलीस साहब का साफ तौर से कहना है कि ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल इस मुहिम को चलाएगी, जिसके तहत सर्वे कराएगी और जिससे किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए ये मुहिम चलाई जा रही है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद के अहाते का सर्वे आज भी किया जाएगा। आपको बताएं कि बनारस की एक अदालत के हुक्म के पर कल भी सर्वे की टीम ज्ञान व्यापी मस्जिद के अहाते में वीडियोग्राफी करने पहुंची थी। कल दोपहर में सर्वे को लेकर 2 ग्रुपों के दरमियान जमकर नारेबाजी हुई थी, लेकिन इंतजामिया ने हालात को काबू में किया। वाज़ेह है कि अदालत ने 10 मई तक मुकम्मल मालूमात तलब की हैं। वाज़ेह है कि हिंदू फरीक का दावा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के खंडर पर तामीर की गई। हिंदू फरीक की दलील है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई, इसीलिए इन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। देखिए, हम सभी लोगों ने देखा है कि इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर बड़े वक्त तक सियासत की गई और जिसके नतीजे में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बड़े पैमाने पर तफरीक पैदा की गई है। हम इस बात को मुनासिब समझते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके से इस मसले को गर्म करके अपने सियासी एजेंडे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क की मुस्तकबिल के लिए और हमारे मुल्क की भाईचारे के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो भी अदलिया के और अदालतों के फैसले होते हैं, एक अच्छे हिंदुस्तानी के नाते हम सब को उस पर सरे तस्लीम खम करना और उसको मानना हम सब का मुल्की फरीज़ा होता है। लिहाजा जो लोग भी ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को उठाकर अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस मुल्क ने मंदिर और मस्जिद के नाम पे बड़े पैमाने तक एक तफरीक देखी है, डिस्प्यूट देखा है, आपसी इख्तिलाफात देखे हैं। लिहाजा इस तरीके की चीज़ों को मंजर आम पर लाकर फिर से उसी दिशा की तरफ, राह की तरफ मुल्क को ले जाना, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब बात नहीं होगी। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के गुमला जिले के भरनू थाना इलाके के रायकेरा जंगल में लकड़ी की गैरकानूनी कटाई रोकने गए फॉरेस्ट कमेटी के चेयरमैन शमीम अंसारी को गांव वालों ने ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल शमीम अंसारी जंगलात की गैरकानूनी कटाई की मुखालिफत करते थे। जुमे की सुबह कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। जब शमीम अंसारी ने महकमा जंगलात को इसकी इत्तला दी तो गांव वाले मुश्तइल हो गए और मुत्तहिद होकर शमीम अंसारी को लाठियों और पत्थरों से बेदर्दी से पीटकर कत्ल कर डाला। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही भरनू पुलिस गांव पहुंची और शमीम अंसारी को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। लोगों को ट्रैक कर रहे थे तो उसी क्रम में कुछ लोग मिले जो कि बोझा लकड़ी लेकर आ रहे थे। उसको देख के और मारो इन लोगों को इस टाइप से चिल्ला रहे थे। तो हम लोग यहाँ से साइड होके रोड की साइड हम लोग हट गए। तो रोड के साइड जब वो लोग हम लोग पास पहुँचे तो हम लोग के साथ धक्का मुक्की करने लगे और फिर मेरे साथ भी धक्का मुक्की करने लगे और उस समीम एक मेरा वन अध्यक्ष थे, उनके ऊपर डंडा से वार किया गया। तो फिर मेरे ऊपर भी वार करने जैसा किया गया तो फिर मैं उनसे छुड़ाकर जंगल की ओर भागा। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की लंबे अरसे के तश्कील न होने पर कौमी अक़लियती कमीशन ने अपनी मायूसी का इजहार किया है। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन सैयदा शहजादी भोपाल में 2 रोज़ा दौरे पर आई हैं। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम दानिश्वरों के साथ मुलाकात करने के साथ ख़वातीन से भी खास मुलाकातें की और सैयदा शहजादी जहां पर भी गईं उनसे अक़लियती इदारों की तश्कील का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, मसाजिद कमेटी और अक़लियती कमीशन में गुज़िश्ता कई बरसों से न तो किसी कमेटी की तश्कील ही दी गई है, न ही किसी सरबराह का तकर्रुर किया गया। सेपरेट माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट भी नहीं है, ओबीसी में ही आता है माइनॉरिटियों का। तो हमने ये उनको दिया है और लिख कर भेजेंगे, लिखित रूप पर सरकार को भेजेंगे कि माइनॉरिटी कमीशन और वक्फ बोर्ड और जो मदरसा बोर्ड है इनको नियुक्ति करे जल्द से जल्द। और यहाँ पर हज कमेटी भी नहीं है कि ये तो हज कमेटी जैसे ये जो बेसिकली जो मुसलमानों के माइनॉरिटी के लिए है वो तो होना ही है। तो इस विषय पर हम सरकार को लिखेंगे। अभी तो हमें समय के साथ अभी हमारा एक कार्यक्रम है, हमने वक्फ बोर्ड की मीटिंग भी बुलाई है, हज कमेटी की मीटिंग भी बुलाई है अभी। तो ये सब मीटिंग लेने के बाद मेरे ख्याल से कमेटी तो नहीं है लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, उसके बाद हमारा दूसरा कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है। तो माइनॉरिटी कमीशन बना है। माइनॉरिटी के रिहाई मिलने के बाद तेजेंद्र सिंह बग्गा को नई तवनाई मिल गई है। उनके पीछे बीजेपी पूरी मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी ने आप हुकूमत के खिलाफ मुहाज भी खोल रखा है और अब इसमें शिद्दत ही देखी जा रही है। तेजेंद्र सिंह बग्गा की हिमायत में आज से दोपहर 3 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर सिख बरादरी एहतजाज करेगी। इस एहतजाज में तेजेंद्र बग्गा शामिल नहीं होंगे। वाज़ेह है कि बग्गा ने कहा था कि उनके खिलाफ ज्यादती हुई है, जिसके खिलाफ लड़ाई को वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और बीजेपी लीडर मजेंद्र सिरसा आज एक ऑडियो ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल से सवाल कर बैठे कि अरविंद केजरीवाल और मंशियात के स्मगलर सरबजीत के दरमियान क्या रिश्ता है, जिसके तहत उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। सर, आपने एक ऑडियो ट्वीट किया और कुछ पेपर्स लेकर आप यहां आए हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पर। क्या है ये पेपर्स? देखिए, ये घिनौना चेहरा एक्सपोज हो रहा है। ये डीएसपी है जिसका नाम है कुलजिंदर सिंह, और ये कुलजिंदर सिंह, ये देखिए कुलजिंदर सिंह इसकी प्लेट पे लिखा हुआ है। ये डीएसपी दिल्ली में आता है और अपना नाम बदल लेता है और क्या रख लेता है। जब एएनआई इससे पूछता कि आपका नाम क्या, तो कहता मेरा नाम है KS संधू।
डीएसपी डी मोहाली। ये वो डीएसपी है जो देश के सबसे बड़े ड्रग तस्कर सर्बजीत ने डीजीपी चट्टोपाध्याय को कहकर लगवाया, जिसकी ऑडियो रिलीज होगी जब मीटिंग की ऑडियो, वो ऑडियो जो है वो प्रेस की, अखबारों की सुर्खियां बनी। उसमें वो सर्बजीत सिंह कह रहा है कि ये डीएसपी जो पट्टी में है, इसको कुलजिंदर सिंह डीएसपी को पट्टी से एसएस नगर लाना है। इसको लाने का ऑर्डर हो जाता है, बाद में एसएस नगर मोहाली डीएसपी डी लगा दिया जाता है। उसमें वो ये बता रहा है कि ये आदमी जो है, जिसका ये घिनौना चेहरा आप देख रहे हैं, ये आदमी इलीगल डिटेंशन करेगा लोगों की। हमने सेफ हाउस बनाएंगे, जिनको पकड़ कर लाएंगे उनको इलीगली वहां पे डिटेन करेंगे। इतना आरडीएक्स पकड़ कर लाएंगे कि मोदी की आंखें खुल जाएंगी। ये कौन कह रहा है? ये सर्बजीत सिंह, एक नशा तस्कर जो आजकल जेल में बंद है, जिसपे 4 स्टेटों में केस चल रहे थे। जो पीओ था वो डीजीपी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ड्रग लॉर्ड इंस्ट्रक्शन दे रहा है डीजीपी को। उस ड्रग लॉर्ड ने कहा ये मेरा खास आदमी है कुलजिंदर सिंह। आजकल ये जो खास आदमी डीजीपी सर्बजीत सिंह नशा तस्कर था, आजकल ये खास आदमी अरविंद केजरीवाल का बन गया। जो आदमी कह रहा था कि ये आरडीएक्स ला सकता है, इलीगली डिटेन करके लोगों को लाएगा, अब तेजिंदर बग्गा को इलीगली डिटेन करने के लिए इस आदमी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाम बदलकर वो आदमी दिल्ली में आ रहा है। ये आदमी पहले नौकरी से डिसमिस भी रहा है। तो क्या सर नाम बदलने के पीछे ये नौकरी से डिसमिस रहा है? एक डिसमिस्ड कॉप को रीस्टेट करके उसको इस काम को अगर जिम्मेवारी दी जाती है, अरविंद केजरीवाल जी बताएं उसका इससे क्या रिश्ता है? तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने एक ऑडियो ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि अरविंद केजरीवाल और सरबजीत के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।